हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आई इस पॉइंट की यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सभी 11 जुलाई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला आर्टिकल होगा वो लिया गया है हमारे एडिटोरियल पेज से। तो लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आज हम, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत आप सभी को अवगत करा दिया था कि हम इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड इंडिया और चाइना का बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त देखने को मिला है, उन सभी से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए और उनका जो बेसिक हिस्ट्री रहा, उन सभी मुद्दों की चर्चा हम करेंगे 1962 के अकॉर्डिंग। मतलब कि अब तक भारत और चाइना के बीच कितने कॉन्फ्लिक्ट हुए, कैसे कैसे हुए, क्या क्या परिघटनाएं उसमें देखने को मिला और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहे, उन सभी बातों का डिस्कशन करेंगे। तो आज के एडिटोरियल के पहले आर्टिकल पर डिस्कशन करने से पहले हम डिस्कशन करेंगे इंडिया चाइना के रिलेशन के इंडिया चाइना रिलेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का, कुछ प्रमुख बिंदुओं का। तो देखते हैं इंडिया चाइना रिलेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को। तो यदि बात करें इस मुद्दे पे इस वक्त विशेष चर्चा का, तो वो हम जानते हैं कि इंडिया चाइना रिलेशन का जो सीरीज हम लेके उपस्थित हुए हैं, उन समय इन्हीं सब मुद्दों की विस्तृत चर्चा की जाएगी, जिसमें हम कई पार्ट्स में इसको आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसका आज का पहला पार्ट आज का जो हमारा पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा उस किस प्रकार ये घटनाएँ, किस प्रकार हमें पढ़ने की क्या आवश्यकताएँ पड़ी और किस प्रकार की हाल ही में जो एक्टिविटी हुई, जिसके अंतर्गत हम सभी को इसके अंतर्गत जो भी इंटरनल काजेस थे, जो भी कारण थे इसकी बहुत पहले से लेकर 1962 से लड़ाई से लेकर अब तक की जो भी एक्टिविटी रही, उन सभी का अध्ययन हम पार्ट वाइज अल्टरनेटिव क्रम में स्टडी करेंगे। तो इनमें जो पहली बातें हैं कि जो घटनाएं जो महत्वपूर्ण घटी हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच, तो वो है हाल ही में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ सोमवार की रात झड़प में कमांडिंग अफसर सीओ समेत भारतीय सेना के 20 जवानों की मौत हो गई, शहीद हो गए। और ये बात माना जा रहा है कि जो ये घटना घटी वो लगभग 5 दशकों में सबसे बड़ा सैन्य टकराव है। जो ये घटना आप सभी लोग देखेंगे 15 जून की, और जिसने क्षेत्र में पहले से ही अस्थिर सीमा गतिरोध को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे एलएसी होता है, एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा, और यहाँ पे कोई फिक्स सीमा नहीं है और ऑलरेडी वहाँ पे ये तनाव बना रहता है। लेकिन इस घटना ने उस तनाव को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन कहा जा रहा है कुछ सूत्रों के हवाले कि भारतीय सेना की तरफ से लगभग 20 लोगों की मौत हो गई, और जबकि जो चाइना आर्मी है, जो चाइनीज़ सैनिक हैं, उनकी तरफ से 43 सोल्जर्स की डेथ बताई जा रही है एक आंकड़े के अनुसार। आइए कुछ और भी इनके पहलू को समझते हैं कि गलवान घाटी में जो भी हुआ, हम जानते हैं कि इंडिया ये जो भी घटनाएं हुई गलवान घाटी में। उसके बाद जो पूरा देश यही जानना चाहता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, आखिर उस रात क्या एक्टिविटी हुई थी। तो उसके बारे में हम चर्चाएं शुरू करते हैं। यदि बात करें जो कि नाथुला में 1967 में जो संघर्ष हुआ था दो शक्तियों के बीच, यानी भारत और चाइना के बीच, तो यहाँ पे जो भारत में अपने 80 के आसपास के सैनिकों को गंवाया था, जबकि चीन ने अपने 300 से अधिक सैनिकों को गंवाया था। ये कब हुआ था? 1967 में नाथुला में। और इसके बाद दोनों पक्षों में ही बहुत अधिक संख्या में सैनिक जो है हताहत हुए थे, सैनिकों की मृत्यु हुई थी, सैनिक शहीद हुए थे। जबकि हम जानते हैं कि इस वक्त जो देश में है एक बहुत बड़ी पैंडेमिक चल रही है, विश्व में बहुत बड़ी पैंडेमिक चल रही है कोरोना के खिलाफ। उस वक्त पूरा देश इसे लड़ने की तैयारी कर रहा है, इस पैंडेमिक से मतलब कि अपने आप को स्टेबल बनाने की तैयारी कर रहा है। उसी बीच भारत और चाइना के बीच इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। थोड़ा सा इस पर और भी बातें करते हैं कि क्या बताती है गलवान घाटी की जो टाइमलाइन, ये जो घटना घटी उसके अंतर्गत किस किस क्या क्या वो सिस्टम बने जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया, यानी क्या क्या वो मुद्दे बने जिसके कारण इस घटना का पूरा परिदृश्य हमको देखने को मिला। तो यदि बात करें इसके टाइमलाइन की, तो जो सबसे पहली बात है, हम शुरू करते हैं कि पूर्वी लद्दाख में महीने भर से चले आ रहे गतिरोध को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल वार्ता के बाद टोकन डिस्कशन हुआ था। यानी कि इस पूरे मुद्दे को, गतिरोध जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए 6 जून को ये लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के हिसाब से दोनों पक्षों में बात हुई थी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में कि सप्ताह के यानी वीक के अंदर ही, सप्ताह के मध्य में ही चीनी जो सैनिक थे वो वापस आए और भारतीय ज़मीन पर अपना शिविर स्थापित, जो कैंप, वो टेंट लगाना शुरू कर दिए। इसके बाद भारत ने उस शिविर को क्या कर दिया, उखाड़ दिया और सभी टेंटों हटा दिया, जिससे दोनों सैनिकों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई, जिससे कई सैनिक क्या हो गए, घायल। अगला स्टेटमेंट है कि सप्ताहांत की, यानी कि उसी सप्ताह में ही कि चीनी सैनिक वहाँ से वापस चले गए। जब वो हाथापाई हुई टेंट उखाड़ने के बाद, तो चीनी सैनिक वापस चले गए, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि चले गए, लेकिन वो चले गए वापस जाने के लिए नहीं, ताकि वो इसलिए चले गए ताकि वो फिर बड़ी से बड़ी संख्या में साथ वापस लौटें। और 14 जून को चीन की तरफ से फिर से पथराव शुरू हो गया।
जब वो फिर से रिटर्न हुए तो पथराव शुरू हो गया। अगले पॉइंट में सोमवार यानी 15 जून की शाम को गलवान घाटी की तरफ दोनों तरफ से दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प हुई और नौबत ये आई कि इस हाथापाई के दौरान कई भारतीय सैनिक नदी में गिर गए। आप लोग ऑलरेडी इन सभी न्यूज़ से मतलब कि इंट्रोड्यूस होंगे कि क्या क्या घटनाएं घटी। और भारत और चीन की इस बात पर सहमति व्यक्त की कि चीनी सैनिक 6 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में अपने इलाके में वापस लौटेंगे और 16 जून को दोनों पक्षों में प्रमुख सेनापतियों के बीच बात होने वाली थी। मतलब कि जो 15 जून को जो घटना घटी, इसके पहले 6 जून को ये बातें हो गई थी कि दोनों पक्षों के जो सैनिक हैं उन पर बातें होंगी और दोनों सैनिक अपना पीछे हटेंगे। जबकि 16 जून को दोनों पक्षों में प्रमुख सेनापतियों के बीच बात भी होने वाली थी, जबकि 15 जून को ही रात में ये एक्टिविटी हो गई। अब अगला पॉइंट में है, चूंकि पीएलए के सैनिक पीछे नहीं हटे, इसलिए 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना के एक निहत्थे गश्ती दल ने चीनी पक्ष के साथ एक चर्चा आयोजित की। ये भी आप लोग जानते हो, 16 बिहार रेजिमेंट के जो कर्नल थे वो थे संतोष बाबू। उनके साथ ही इनके जो नेतृत्व के अंतर्गत ही चीनी जो भारतीय सैनिक थे निहत्थे गश्ती के लिए वहाँ पर गए और चीनी सेना ने पीछे हटने से इस बात के लिए इनकार कर दिया। जब ये लोग जाके वहाँ अपनी बात को बताएं कि आप लोग पीछे हट जाइए, तो वहाँ पर चीनी सेना ने जानबूझकर इन बात को इनकार कर दिया और इस स्थिति को और भी क्रिटिकल बनाने का प्रयास किया चीनी सैनिकों ने। और उन्होंने बोल्डर के अलावा कटीले तारों से लिपटी चट्टानों, लाठियों और अपने नाखूनों के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल पर हमला करना शुरू कर दिया। जवाब में भारतीय पक्ष से भी एक्शन लिया गया कि अभी बातचीत हो रही थी उसी के अंतर्गत आप जैसा कि लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि राड में तार लपेटे हुए थे, उसके द्वारा हमला किया गया, जिससे बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे हमारे सैनिक शहीद हो गए। और जब ऐसी एक्टिविटी शुरू हो गई तो भारत की तरफ से भी एक्शन लेना लाजमी था, आवश्यक भी था, ज़रूरी भी था। कि कहा जा रहा है कि भारतीय सैन्य सूत्रों ने कहा कि भारतीय जो भी सैन्य सूत्र हैं उनका झड़पों में किसी भी तरफ की आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं चीनी सैनिकों की बात करते हुए कहा गया कि भारतीय सैनिकों को अधिकांश छोटे पथराव और छड़ के इस्तेमाल से आई हैं। ये ओवरऑल है कि दोनों तरफ से कहीं भी कोई मतलब कि किसी बंदूक का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये पत्थर से और ये राड से और तार से मारा गया है। अगले पॉइंट में लिखा है कि चीनी सैनिकों द्वारा पहली हिट के बाद सीओ गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय सैनिक बाकी जवानों को मोर्चे पर छोड़कर सीओ और एक घायल हवलदार को अपने साथ ले गए और सैनिक वहाँ जो बचे थे उन्हें जो सैनिक वहाँ बचे थे उन्हें चीन सैनिकों ने तुरंत ही बंदी बना लिया। कहा जा रहा है कि जब चीन ने हमला किया तो जो यहाँ के सीओ थे उनको वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको भारतीय सैनिक लेके चले गए और कुछ सैनिक वहाँ पे मोर्चा संभालने लगे और जो संभाल रहे थे मोर्चा उनको चीनी सैनिकों ने बंदी बना लिया। इसके बाद क्या होता है कि लगभग 40 मिनट के बाद एक मेजर के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों की एक यूनिट फिर उस स्थान पर गई और वहाँ छापा मारा गया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई और हालात फिर से बद से बदतर हो गए। मतलब जब फिर से भारतीय सैनिक रिटर्न होते हैं उसके बाद और भी मतलब कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। भारतीय सैनिकों ने चीनी पोस्ट पर क्रूरता के साथ हमला किया और लगभग 50 से 56 चीनी सैनिकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस बिंदु पर कई लोग हताहत हुए। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सैनिकों द्वारा चीनी पक्ष पर कई घातक हमले किए गए, लेकिन सटीक संख्या पर कोई पुष्टि नहीं हुई। जब भारतीयों के पर अटैक देखने को लगातार मिलने लगा चीनी सैनिकों की तरफ से, तो इधर से भी कार्रवाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी गई। आपको बता दें कि यह सब एक संकीर्ण दर्रे, जो एक बहुत ही आप लोग जानते हो गलवान वैली जो है, एक संकीर्ण दर्रे के पास हो रहा था, जिसका फायदा चीन के सैनिकों ने उठाया और कई सैनिकों को तेज धार में बहती गलवान नदी में ढकेल दिया। सूत्रों के अनुसार इस स्थान पर भारतीय दल की खासी परेशानियों को सामना करना पड़ा। मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि घाटी पे पहाड़ पे युद्ध करना है, लड़ना है और बगल में ही नदी बह रही हो, तो सैनिकों को चीनी सैनिकों को बड़ा आसानी मिल गई। वो डायरेक्ट उनको धक्का दे देते, जिससे वो सैनिक उस नदी में गिर जाते थे। और यह वह समय था जब भारतीय और चीनी पक्ष के कई लोग हताहत हुए। और बताया जा रहा है कि सीमा पर जिस वक्त ये तनाव चल रहा था, वहाँ चीन की सेना की तरफ से एक ब्रिगेडियर स्तर के चीनी अधिकारी थे। उन्होंने शांति के लिए पहल की और सैनिकों को लड़ने से मना किया। ये भी कुछ प्रमुख बिंदु थे। देर रात तक हाथों से ही लड़ाई जारी रही। इस दौरान कटीले तारों और पत्थरों और धातु के राड का भारी उपयोग किया गया, जिसके कारण कई सैनिकों के सिर में चोटें आईं। तो कहा जा रहा है कि झड़प 3 घंटे से अधिक समय तक चली। ये जो पूरी झड़प चली, हाथ से, राड से, तार से जो भी चली, वो लगभग अबाउट 3 आवर से अधिक चली और आधी रात के बाद लड़ाई बंद हो गई। लगभग ये लड़ाई जो है आधी रात के बाद बंद हो गई और सूत्रों के मुताबिक सैनिकों की कई सौ नदी में गिर गए, जो कि बाद में निकाले गए, जबकि अभी भी वहाँ पर कई सैनिक डूबे हुए हैं, जिनके मिलने की कोई खबर नहीं है। तो ओवरऑल सूत्रों ने ये कहा कि दोनों पक्षों के बीच
कर्नल टू कर्नल स्तर की वार्ता दिन के दौरान एक ही पोस्ट पर कई बार हुई। सेना ने अब भारत तिब्बत पुलिस यानी कि आईटीबीपी के पदों का कार्यभार संभाल लिया। जहाँ पे भारतीय सैनिक थे, आईटीबीपी थे, वहाँ पर अब भारतीय सेना ने अपना मोर्चा संभाल लिया। तो ये आज के बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट थे किससे रिलेटेड, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो भी चल रहा है। तो इसके अंतर्गत हमने आज पहला पार्ट पढ़ लिया कि हाल ही में किस घटना के कारण इस घटना पे अधिक जोर दिया जा रहा है और भारतीय चीन सीमा भारत और चीन के बीच संबंधों को पढ़ना किस लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहला हमारा आर्टिकल था जिसको हमने बहुत ही जल्दी निपटा लिया। तो पहले पार्ट में आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। इस सीरीज़ के अगले पार्ट में हम इससे जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए देखते हैं आज के एडिटोरियल के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। और जैसा कि हमने बताया कि आज का जो हमारा एडिटोरियल का पहला आर्टिकल होगा वो होगा क्राइम एज पनिशमेंट, यानी कि जो भी पनिशमेंट दिया जा रही है वो क्राइम की तरह न दी जाए, उस पर कुछ रिफॉर्म हो, उसमें कुछ सुधार हो। अर्थात ये जो हमारा आर्टिकल है वो हमारे एडिटोरियल पे से लिया गया है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्राइम रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। और जो भी क्राइम हो रहे हैं, क्राइम एज पनिशमेंट मतलब कि जो भी पनिशमेंट दिया जा रहा है वो एज ए क्राइम की तरह दिया जा रहा है। जैसे मतलब कोई जुर्म किया जा रहा है, मतलब कि अगर कोई दोषी है, कोई क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट देना कंपलसरी है। बट उस पनिशमेंट को देने का भी एक अपना प्रोसेस होता है, जुडिशियरी होती है और उस जुडिशियरी के अंतर्गत ही उसको पनिशमेंट करना चाहिए, ना कि किसी क्राइम एज ए क्राइम इमेज की तरह। तो आइए बात करते हैं इस आर्टिकल की बात। दिस स्टेट मस्ट गेट टफ ऑन क्राइम बट द पुलिस शुड नॉट बी अलाउड टू ब्रेक द लॉ। कहा जा रहा है कि द स्टेट मस्ट गेट टफ ऑन क्राइम, कि जो भी स्टेट है, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, उसको टफ होना चाहिए। कहाँ? क्राइम के लिए। कोई भी अपराध हो रहा है उसके लिए उसको टफ होना ज़रूरी है। लेकिन पुलिस शुड नॉट बी अलाउड टू ब्रेक द लॉ, लेकिन पुलिस को इस बात की अलाउ नहीं दी जाती है, परमिशन नहीं दी जाती है कि वो उस टफनेस को दिखाने के लिए वो रूल को तोड़ दे। अर्थात बात ओवरऑल ये कही जा रही है कि क्राइम एक्टिविटीज़ पर स्टेट को और भी टफ होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये अलाउ नहीं है कि पुलिस जो है लॉ को ब्रेक करे, लॉ को तोड़े। तो अगले स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि जो अभी पिछले दिनों में कल के आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, विकास दुबे को कल परसों की न्यूज़ पढ़े होंगे आप, लगातार न्यूज़ में चल रहा है विकास दुबे गैंगस्टर कानपुर वाले सिस्टम के अंतर्गत कई सारी एक्टिविटी हुई और उसके बाद इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर में भी किस प्रकार की एक्टिविटी के अंतर्गत उस इनकाउंटर को अंजाम दिया गया। तो इन सब बातों को लेके एडिटर ने अपना एक सजेशन प्रेजेंट किया है, एक बढ़िया बेहतर बातें बताई हैं जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो यदि हम बात करें अगले इसमें स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि लिखा है द उत्तर प्रदेश पुलिस अकाउंट ऑफ द किलिंग ऑफ कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे ऑन फ्राइडे, यानी कहा जा रहा है कि जो कानपुर का जो गैंगस्टर थे, जो कानपुर के हमारे, अभी आप लोग जल्दी इस घटना से भली भांति परिचित होंगे सभी लोग कि जो गैंगस्टर विकास दुबे थे, फ्राइडे को उनको यानी कल उनको मार दिया गया। इनकाउंटर कर दिया किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। किस लिए? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे, मतलब कि उनके ऊपर बहुत सारे जुर्म के आरोप थे, बहुत सारे उसमें एक्टिविटी थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का, मतलब वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत उनको पाया गया था। इवन इफ टॉक एट फेस वैल्यू इज़ अ स्टार्लिंग एडमिशन ऑफ सीरियस एनिप्टीट्यूड बट द ऑफिशियल नैरेटिव, यानी कहा जा रहा है कि जो भी, मतलब कि ये सिस्टम जो भी घटनाएं घटी, विकास उसको मारा गया, यानी कि बातें जो भी की जा रही है कि आपका एक जो भी विकास दुबे क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे या फिर जो भी किया गया, मारा गया उनको, एक बेहतरीन आपकी सीरियस इनएप्टीट्यूड को दिखाता है इस एक्टिविटी। मतलब कि आपने उसको पनिशमेंट तो किया, लेकिन ये पनिशमेंट करने का जो मेथड था वो आपका एक सीरियस इनएप्टीट्यूड को दिखाता है। मतलब इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है अयोग्यता। क्या होता है? अयोग्यता। और सीरियस मतलब होता है गंभीर, यानी कि जिस प्रकार की एक्टिविटी के अंतर्गत उनका इनकाउंटर किया गया वो उस पुलिस या उस डिपार्टमेंट की, वो उस एडमिनिस्ट्रेशन की गंभीर अयोग्यता को दर्शाता है। बट द ऑफिशियल नैरेटिव as it stands stretch the bound of credibility to an astonishing extent। लेकिन जो भी ये भी दिखाता है कि आपका एक सीरियस एप्टीट्यूड, जैसा कि मैंने बताया कि इनएप्टीट्यूड है, अर्थात आपने लॉ को ज़्यादा ध्यान न देते हुए उसे मार दिया। और इसके द्वारा आश्चर्य करने वाला फैक्ट ये निकल कर आता है कि जैसा कि हमने कहा कि एस्टोनाइजिंग एक्सटेंट, मतलब एस्टोनाइजिंग मतलब होता है कि आश्चर्यजनक, कि अगर कोई पर्सन, विशेष पर्सन, स्पेशल पर्सन कोई भी क्राइम करता है, उस क्राइम को पनिश करने के लिए आपको नियुक्त किया गया है, आपने उसको
जो आपके जो लिमिटेशन है, आपके जो रूल लॉ के अकॉर्डिंग आपको जो भी पावर दिए गए हैं, आप सिर्फ उतना यूज करिए, ना कि आप जुडिशरी की पावर यूज करना शुरू कर दीजिए। मतलब ये एक एस्टोनिशिंग एक्सटेंट है, एक आश्चर्यजनक फैक्ट है कि आपने जो भी एक्टिविटी किया उस एक्टिविटी को देखते हुए आप पर एक गंभीर अयोग्यता का आरोप लग सकता है कि आपने रूल ऑफ लॉ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे अपना उसे मारने में ही अपना मतलब कि बेहतरीन तरीके से उसको अंजाम दिया, उसको मारा। द पॉसिबिलिटी दैट his death is officially sanctioned retribution for the murder of 8 policemen who were part of the team that went to arrest him on July 3rd is hard to dismiss out of hand। और कहा जा रहा है कि ये भी फैक्ट है कि मतलब कि इसकी कंट्रेरी भी एक फैक्ट दिया जा रहा है कि जो उस मतलब विकास दुबे जो भी पर्सन थे उनको मारा गया, तो उन पर भी कुछ महत्वपूर्ण मतलब कि क्रिमिनलाइजेशन बैकग्राउंड के अंतर्गत कुछ आरोप हैं। और ये भी फैक्ट अभी हाल ही में देखा गया है कि ये भी मुश्किल है कि इसको हम भूल जाएं कि उन्हीं के द्वारा 8 पुलिस वालों को मारा गया। कब? 3 जुलाई को, जब वो उनको अरेस्ट करने गए थे, वेंट टू अरेस्ट हिम। जब 8 पुलिस वाले, जैसे पुलिस वालों की टीम गई उनको अरेस्ट करने, उसी के अंतर्गत सभी पुलिस वालों को मार दिया गया। उनमें 8 पुलिस वालों की डेथ हो गई, किसके? उन्हीं के हैंड के द्वारा। और ये भी एक कहने का मतलब कि ये भी कहीं न कहीं इसको भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पुलिस की एक्टिविटी को तो हम ध्यान दे ही रहे हैं, साथ में उनकी एक्टिविटी पर भी हम विशेष ध्यान हमको देना है, जो कि ज़रूरी भी है कि उनके द्वारा भी इस एक्शन को अंजाम दिया गया। तो विदाउट, इसमें लिखा है कि विदाउट डाउट दुबे's डेथ in an exchange of fire while he was trying to flee after the police vehicle in which he was being taken met with an accident is also extremely convenient for many. It put it a lid on sordid tale of his violence rise to power and influence। कहा जा रहा है कि जो विदाउट अ डाउट, जो भी डाउट था, दुबे डेथ इन एक्सचेंज ऑफ फायर वाइल ही वाज ट्राइंग। मतलब कि आप सब लोग कहानी इसकी प्रति जानते होंगे कि जब दुबे को अरेस्ट करके एमपी से यूपी में लाया जा रहा था, तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद दुबे का मतलब कि जो भी मतलब कहानी मीडिया के द्वारा हम सभी लोग जानते हैं कि पिस्टल छीन के भाग रहे थे, उसके दौरान उनको मतलब कि उनका इनकाउंटर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है इनकन्वीनियंट है कुछ लोगों के द्वारा। कुछ लोग इसको मान सकते हैं, इस बातों को कुछ लोग मान सकते हैं, कन्वीनियंट है, माना जा सकता है। बट इट पुट अ लीड ऑन द sordid tale of violence rise to power and influence which was nourished by a wider network of patrons including some in the police forces। ये बात है, मान लीजिए आप उनको एमपी से यूपी लाया जा रहा था, और इतनी अगर हम इसकी थोड़ा डिटेल और ओवरऑल हमको बता दें कि जैसे आपने भी कई तर्क देखे होंगे सोशल मीडिया पे या फिर कई सारे बात सोर्सेज के माध्यम से आप जानकारी लिए होंगे कि यूपी से वो बंदा कानपुर से वो निकले हैं, तो फरीदाबाद, तो फिर राजस्थान, तो फिर हरियाणा, फिर वहाँ से फिर उनको एमपी से अरेस्ट किया गया। मतलब कि इतने बड़ा क्राइटेरिया में उनका जो रनिंग था, लगभग 600 किलोमीटर का जो उनका अप डाउन था, इतना टोटल रनिंग थी, इतने बड़े मतलब कि पेंडेमिक के टाइम जो कि सिक्योरिटी इतनी टाइट है, उसके बावजूद भी उनका मतलब कि इस स्थान से इतना डिपार्चर कर जाना, ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न उठाता है कि किस प्रकार के सिस्टम था, या कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ी मतलब कि बहुत बड़ा उनका नेटवर्क था, या जो भी था। यानी हम कह सकते हैं दुबे वहाँ से जब भाग रहे थे एक्सीडेंट के बाद, जब अरेस्ट करके लाए जा रहे थे, तो और भागते समय उनको मार दिया गया। ये बातें जो हैं बहुत से लोगों के लिए कन्वीनियंट हैं, यानी कि उनके द्वारा ये माना जा रहा है हाँ कि ये होगा, मान लीजिए होगा। लेकिन साथ में हम ये भी इनकार नहीं कर सकते कि जो पावर उनके द्वारा पावर और इन्फ्लुएंस का बढ़ा हुआ जो परचम था, यानी कि पावर यानी कि इन्फ्लुएंस, आप पढ़े होंगे जो वायलेंट राइज टू पावर एंड इन्फ्लुएंस, जो उनका वायलेंट राइज हुआ था, जो पर्सन विशेष स्पेशल पर्सन थे विकास दुबे, उनके पावर और उनके प्रभाव को भी हम लोग मतलब कि ऑलरेडी उनकी पावर और उनका जो प्रभाव था कहीं ना कहीं हर जगह प्रभावित कर रहा था। विच वाज नरिश्ड बाय अ वाइडर नेटवर्क ऑफ पैट्रॉन्स, जो कि बहुत ही बड़ा उनका वाइडर नेटवर्क ऑफ पैट्रन्स था। पैट्रन्स मतलब उनके जो सहयोगी थे या फिर उनके जो संरक्षक थे, उनका एक हम ये कह सकते हैं कि जो विकास दुबे थे उनका एक बहुत बड़ा
संरक्षक था, उनके एक बहुत बड़े संरक्षक की टीम थी या फिर उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसके द्वारा उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा था। और इंक्लूडिंग सम इन द पुलिस फोर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन्हीं के अंतर्गत कुछ लोग ऐसे भी थे उनके पावर और इन्फ्लुएंस से प्रभावित कि पुलिस में भी देखने को मिल रहा है कि पुलिस के माध्यम से भी उनको हेल्प की गई, कई प्रकार की सहायताएं प्रदान की गई। तो ये सभी कहानी आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लॉ सिस्टम में भी बहुत सारी रिफॉर्म की ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि पनिशमेंट दिया, आपने सही किया, उसमें नो डाउट, लेकिन पनिशमेंट देने का काम जो है जुडिशरी का है, ना कि पुलिस का है। और इसके बाद उन पर अगर हम विकास दुबे पर उंगली उठाते हैं तो साथ में कहीं न कहीं लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उंगली उठती है, क्योंकि इतना बड़ा पावर जो इन्फ्लुएंस देखने को मिला है, वो अगर इतने दूर गए तो कहीं न कहीं उन पे पावर इन्फ्लुएंस के कारण ही गए हैं और इसमें कहीं न कहीं कई प्रकार की हेल्प उनको मिली है। तो यदि वो पकड़े जाते तो इन सब बातों का भी खुलासा हो सकता था। इन्हीं सब बातों की कंसर्न जताई गई है इस एडिटर के द्वारा। तो इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि इस प्रकार के जो इनिशिएटिव जस्टिस की वजह से कई बार इनोसेंट पीपल को मारने के लिए, जैसे आपने ये बोला कि अगले पॉइंट में कि अगर हम ये बात कर दें कि उनको मार दिया गया, अगर नहीं मारा गया होता तो क्या होता? तो अब बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमको प्राप्त हुई होती, कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको उभर के सामने आते। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कि इंक्लूडिंग सम पुलिस हार्डेंड क्रिमिनल हु हैड 62 अगेंस्ट हिम बिफोर। ये तो बात हम लोग जानते हैं, लगभग 62 से अधिक मर्डर केस उनके ऊपर चल रहे थे कि हम ही स्नैच्ड वेपन्स, मतलब इनकी जो भी एक्टिविटी थी, इन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की, क्या क्या मारे गए, क्या क्या बातें की गई, और उसके बाद वो इनका किस प्रकार नेटवर्क था जिसके दौरान 600 किलोमीटर का वाइड रेंज उज्जैन महाकाल मंदिर तक ये पहुँचे, वहाँ से उनकी अरेस्ट हुई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बातें थीं विकास दुबे के संदर्भ में, कहीं न कहीं उनका बड़ा नेटवर्क था, कहीं न कहीं बड़ा उनका सिस्टम था। और इन सभी आर्टिकल के अंतर्गत ये भी हम सभी को समझाया जा रहा है कि जो भी मतलब कि इस पावर के अंतर्गत, इस पावर का दमन करने के लिए जिस पावर का यूज़ किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, वो कहीं न कहीं अपने आप में सोचने लायक है, विचारणीय है। यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो इनिशिएटिव जस्टिस की वजह से, इन जो इनिशिएटिव जस्टिस जो किए गए, इसी की वजह से कई बार जो इनोसेंट पीपुल हैं, जो इनोसेंट मतलब निर्दोष लोग हैं, जैसे कि आपने जल्द ही अब कहानी पढ़ी होगी, अभी जल्द ही हमने पिछले आर्टिकल्स में या कल या परसों के आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु का जो केस हुआ उसमें एक 2 व्यक्तियों को मार दिया गया। राजाराम बेनिक्स वाले केस में अंतर्गत इन्हीं पावर का इस्तेमाल करके उनको मार दिया गया, कस्टोडियल उनकी डेथ हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो इनिशिएटिव जस्टिस की वजह से कई बार इनोसेंट पीपुल को भी मारने की भी पावर मिल जाती है। किसको? पुलिस प्रशासन को। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु केस में ऐसा देखने को मिला है। और इसके हम अगर कहने लास्ट वर्ड में जो ओवरऑल हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस आर्टिकल के द्वारा, तो वो ये है कि यदि इस प्रकार की प्रोसेस हम ओवरऑल बात कर दी जाए कि मॉब जस्टिस इज नो जस्टिस एट ऑल व्हेन लॉ इन्फोर्सेस शॉर्ट सर्किट ड्यू प्रोसेस द डैमेज टू स्टेट इंस्टीट्यूट इज सीवर एंड लॉन्ग लास्टिंग, कि इस प्रकार की जो प्रोसेस लागू होने थे, जो भी लागू स्टेट के लिए किसी भी स्टेट में ऐसे प्रोसेस हुए, ऐसी एक्टिविटी हुई, तो कहीं न कहीं एक गंभीर मुद्दा है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती। किसके द्वारा? विकास दुबे के द्वारा, क्योंकि उनको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद बहुत सारी कस्टोडियल में कस्टडी में लेके कई सारी जानकारियाँ मिलती, जिसके कारण और भी जो भी पैनल था उनका खुलासा हो सकता है। लेकिन जो एक्टिविटी हुई ये कहीं न कहीं सोचनीय है, विचारणीय है। तो ये रहा हमारा पहला आर्टिकल, जो जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि ये जो भी मतलब कि क्राइम एज अ पनिशमेंट के अंतर्गत क्या पॉइंट, क्या डिस्कस हमने किया और क्या एडिटर हम तक इस सूचना को पहुंचाना चाहता है, इन्हीं सब बातों की हमने चर्चा किया। तो अगले आर्टिकल को देखते हैं। और इस आर्टिकल में लिखा है रिफॉर्म विथ कासन। यानी कि अब देखिए इस आर्टिकल को लेने का भी एक प्रमुख कारण ये बन रहा है कि अक्सर इस वक्त हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हमारे लॉ एडमिनिस्ट्रेशन पे कई सारे एक्टिविटी हो रही है। तो उन लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पिछले आर्टिकल्स में या पिछले दिनों बात की कि कई सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कई सारे सुधार की ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल को लेने का ये भी प्रमुख कारण बन गया कि इसमें किस प्रकार वो सुधार किए जाएँ और सुधार के अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटी होगी, उन सभी बातों की चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। तो देखते हैं इस आर्टिकल को, जिसका नाम है रिफॉर्म विथ कासन। कासन मतलब होता है सावधानी के साथ रिफॉर्म करना। यानी जो भी रिफॉर्म किए जा रहे हैं लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में, रूल एंड लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, जो भी है उसमें बहुत ही सावधानी के साथ सुधार की आवश्यकता है। तो ये आर्टिकल हमारा जो बेसिकली है उसी जो भी एक्टिविटी अभी हाल ही में जो हो रही है उन्हीं सब पर आधारित है, जो कि हमने अभी पढ़ा है। तो
इसमें कहा जा रहा है कि क्रिमिनल लॉ में सुधार के लिए एक वाइड कंसल्टेशन की यानी कि विस्तृत परामर्श होना चाहिए। ओवरऑल यही सेंट्रल आइडिया इस पूरे स्टेटमेंट पूरे आर्टिकल का हमको पढ़ेंगे तो मिलेगा। यानी कि इसमें के पहले स्टेटमेंट भी लिख रहा है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म शुड नॉट बी मेड बाय क्विक फायर और विदाउट वाइड कंसल्टेशन। यानी कि क्रिमिनल लॉ में अगर रिफॉर्म करना है तो शुड नॉट बी मेड बाय क्विक फायर, तो इसको बहुत जल्दीबाजी के साथ नहीं करना चाहिए और इसमें बहुत ही जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और विदाउट वाइड कंसल्टेशन। और इसमें किसी की भी जैसे विदाउट वाइड कंसल्टेशन माना विस्तृत चर्चा के बिना, यानी कि क्रिमिनल लॉ में सुधार के लिए एक वाइड कंसल्टेशन यानी विस्तृत परामर्श का होना चाहिए, ना कि इसको क्विक फायर यानी कि जल्दी जल्दी से निर्णय लेकर इसको कर देना चाहिए। तो ये नहीं करना चाहिए। हमको इस रिफॉर्म करने के लिए हमें एक वाइड कंसल्टेशन की आवश्यकता है, विस्तृत चर्चा की, परिचर्चा की और परामर्श की आवश्यकता है। तो इस आर्टिकल में लिखा है कि द फॉर्मेशन ऑफ कमिटी फॉर द रिफॉर्म्स of criminal law by the Union Home Ministry and apparently short time frame and limited scope for public consultation has caused considerable disquiet among jurists, lawyers and those concerned with the state of criminal justice in the country। कि इस आर्टिकल इस स्टेटमेंट के अंतर्गत हम देखिए, पहली बात तो ये कि हमें लॉ रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म की ज़रूरत है और उस रिफॉर्म करने के लिए हमें उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सबके निर्णय सबके परामर्श के कारण ही होना चाहिए। आखिर इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि लॉ रिफॉर्म हो रहा है और उसमें समय की मतलब कि उसमें जल्दी नहीं कर, उसको समय देकर उसको अच्छे से कंसल्ट करके ही उसमें रिफॉर्म करना चाहिए, ना कि जल्दी जल्दी। तो इस आर्टिकल में इस स्टेटमेंट में ये लिखा था कि जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसने एक कमेटी बनाई है क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म के लिए। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिफॉर्म के लिए क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी के द्वारा इसका जो इस्तेमाल है इतने बहुत ही कम समय में इस कमेटी के द्वारा जो भी रिफॉर्म के रूल बन रहे हैं उन सभी क्रिमिनल लॉ पर रिफॉर्म करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा जो इतने समय में क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म किया जा रहा है, इतने कम समय में रिफॉर्म किया जा रहा है, वो जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है ज्यूरिस्टिक और लॉयर के लिए। किसके लिए? जो भी हमारे विधिवेत्ता हैं, जो भी लॉयर हैं, वकील हैं, उन सभी के लिए कंसर्न का विषय है, चिंता का विषय है, क्योंकि इतने कम समय में क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर रिफॉर्म तो मान लीजिए हो भी जाएगा, रिफॉर्म तो हो जाएगा, पर उससे क्या फ़ायदा कि जब उसमें बहुत सारी कमियां रह जाएं और उसमें आम पीपुल की या फिर बहुत सारे लोगों का जो कि बहुत ही मतलब कि योग्य और अनुभवी हैं उनका परामर्श उनसे कंसल्ट न करके कर दिया जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिख रहा है कि फ्यू वुड डिसएग्री विथ द आइडिया दैट करंट लॉ गवर्निंग क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल रिक्वायर मीनिंगफुल रिफॉर्म। कि कुछ लोग डिसएग्री भी होंगे, कुछ लोग इस आर्टिकल इस सेशन में कहा जा रहा है कि इस मीनिंगफुल रिफॉर्म के लिए कुछ लोग डिसएग्री भी होंगे कि जो ये मीनिंगफुल रिफॉर्म हो रहा है, जो ये रिफॉर्म किया जा रहा है, इसके लिए कुछ लोग डिसएग्री भी होंगे और सहमत भी होंगे। यानी कि उसमें ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि इतने कम समय में आपको रिफॉर्म नहीं करना चाहिए, इस बात के लिए वो बार बार कहेंगे। तो आगे लिखा हुआ है, यदि हम बात करें कि कम समय में यानी कि ओवरऑल कम समय में हमको रिफॉर्म नहीं करना चाहिए और इसको मतलब विस्तृत इस पर समय देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए विस्तृत अनेक बातों का इसमें वर्णन किया गया है, अनेक सारी बातों का चर्चा इसमें किया गया है इस आर्टिकल के अंतर्गत। यानी हम ओवरऑल ये कह लें कि इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे की चर्चा है कि लॉ रिफॉर्म करना है तो हमें समय देना पड़ेगा और समय देने के साथ साथ इसको बेहतरीन तरीके से मतलब कि रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। यानी कि अगर बात करें कि अगर समय न लिया जा रहा है, इसका भी क्या कारण है कि ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए भी एक पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है कि इसके वाइड कंसल्टेशन के न होने का जो एक महत्वपूर्ण कारण है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके लिए वाइड कंसल्टेशन जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए भी एक पक्ष दिया जा रहा है कि अगर मान लीजिए समय नहीं दिया जा रहा तो उसका कारण क्या है। तो उसका कारण ये है, वो है पेंडेमिक, क्योंकि पेंडेमिक के कारण ही सभी लोग अपना परामर्श नहीं दे पाएंगे और ये संभव नहीं हो पाएगा कि सबका परामर्श लेके क्रिमिनल लॉ में मतलब कि रिफॉर्म किया जाए। कि आगे बात कर रहा है कि और भी इसमें जैसे कि आर्टिकल लिखे हैं और भी स्टेटमेंट लिखे हैं, लेकिन
जब हम कह सकते हैं कि जो लॉ में जो हमें इंक्रीमेंट करना है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट करना है और उसमें जो भी रिफ़ॉर्म करने हैं, उसके लिए समय नहीं मिला। समय न लेने के कारण, समय अधिक न लेने के कारण ये है कि हम सबसे मतलब कि हम सबसे कंसल्ट नहीं करेंगे। सबसे कंसल्ट न करने का जो प्रमुख कारण है, वो है पैंडेमिक कोविड-19, वो है पैंडेमिक कोविड-19। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी पैनल इसके लिए बनाया गया है, इंडिविजुअल जो भी पैनल बनाया जा रहा है, वो इससे जुड़ी हुई सभी समस्याओं को ब्रॉड माइंड से सोचता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर वो जो कमेटी बनी है वो बस वैसे ही कर देगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी अपने एक ब्रॉड माइंडसेट से सोचती है। जो रिफ़ॉर्म करते हैं, जो भी समस्या को रिफ़ॉर्म करने के लिए बनाई गई है। तो क्योंकि इसमें प्रिंसिपल इफ़ेक्टिव जो भी थे, प्रिंसिपल इफ़ेक्टिव मैनर से इसको करना है, इसको अच्छे से, इसका सैद्धांतिक रूप से और उचित तरीके से इसको किया जाए। इन सब बातों के लिए भी वो प्रतिबद्ध है, क्योंकि जो कमेटी है उसमें भी एक विस्तृत सोचने की क्षमता है। और जो कि सुनिश्चित वो भी ये करेगी कि व्यक्तिगत तौर पर सेफ्टी और सिक्योरिटी की सभी की, हमारे देश में जितने भी किसी भी कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके जस्टिस, न्याय और अखंडता, यानी जस्टिस, डिग्निटी और इनहेरेंट की को सुनिश्चित करते हुए वो व्यक्तिगत तौर पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की मतलब सुनिश्चितता करेगी, उनको सुनिश्चित करेगी और उन सभी बातों पे चर्चा करेगी। और यदि हम बात करें, इस प्रक्रिया में बहुत सारा कन्फ्यूजन अगर हम बात करें कि इस पूरे सिस्टम में अगर हम बात करें कि सुधार होगा या जो भी होगा, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, क्योंकि हर बार जो एडिटर है वो यही कहना चाहता है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा और ये क्लियर भी नहीं हो पाएगा कि जो रिफॉर्म हो रहा है, लॉ कमीशन, इसमें जो हमारा लॉ कमीशन है, क्योंकि लिखा रहेगा बहुत से जो कमियाँ रह गई इसमें, जो ये बोला जा रहा है कि जो लॉ कमीशन है हैज़ नॉट बीन वेस्टेड विथ दिस टास्क, वो इस टास्क में सम्मिलित नहीं है। ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का मुद्दा है कि ये क्लियर नहीं है कि इस रिफ़ॉर्म में लॉ कमीशन क्यों नहीं जुड़ा है और इस टास्क में क्यों नहीं जुड़ा है। तो ये कहीं न कहीं अपने आप में एक विस्तृत चर्चा का विषय है। आगे लिखा है, यदि हम सभी क्रिमिनल लॉ को रिफ़ॉर्म कर दें या किया जाए, तो आवश्यक है कि इसका ट्रायल भी क्या होना चाहिए? तेज़ी से होना चाहिए और विटनेस को इसमें जो प्रमुख पहलू जो होते हैं, प्रमुख एस्पेक्ट जो होते हैं, वो ये होते हैं कि अगर इसमें सुधार करना है, यदि इफ़ इट आल क्रिमिनल लॉ टू बी रिफॉर्म्ड, यदि हमको रिफॉर्म करना है क्रिमिनल लॉ में, तो देयर शुड बी genuine attempt to reach a wide consensus on way to speed up trial, protect witness, address the travel of victims, improve investigation mechanism, and मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एलिमिनेट टॉर्चर, कि कुछ प्रमुख एस्पेक्ट को ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म करना है, तो कुछ प्रमुख एस्पेक्ट को भी ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। जैसे कि जो भी आवश्यक है इस रिफॉर्म के लिए, वो है कि जो भी ट्रायल है वो तेज़ी से किया जाए, जो भी इस किसी भी घटना के लिए जो भी विटनेस हैं उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको बचाया जाए। जो भी इस घटना के जो मतलब कि जिस पे घटना घट गई है उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए, तब जांच करने के लिए जो भी मैकेनिज्म है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो भी मैकेनिज्म है उनमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और जो भी टॉर्चर क्योंकि लिखा है कि एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एलिमिनेट टॉर्चर, कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है जो कि हाल ही में तमिलनाडु घटना के रूप में देखी गई, वो ये है कि हमको इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो टार्चर किए जा रहे हैं उनमें कम से कम उसको एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है। और अंत में ये कहा जा रहा है कि इसके अंत में, रिफॉर्म द बेस्ट अचीव्स थ्रू अ कॉशन एंड इंक्लूसिव अप्रोच, कि सभी के विस्तृत जो भी अप्रोच हैं उसको कवर करते हुए रिफॉर्म करना चाहिए, ना कि थोड़े मोड़े जो भी पब्लिक हैं। मतलब कि ये कहा जा रहा है ओवरऑल कि न कुछ लोगों के मतों को लेकर रिफॉर्म करना उचित ना होगा, हमें अधिक मात्रा में पब्लिक से, अधिक विशेषज्ञों से सलाह लेने के साथ साथ उस क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और उसमें इस बात की आवश्यकता है। यानी कि जो भी हमें रिफॉर्म करना चाहिए वो थोड़े मोड़े पब्लिक इनपुट को लेकर नहीं करना चाहिए, हमें इसकी चर्चा के लिए, इसमें रिफॉर्म के लिए सभी से विस्तृत अप्रोच को लेना चाहिए, सभी जो भी पब्लिक है उनकी विस्तृत अप्रोच को लेना चाहिए, विशेषज्ञों के अप्रोच को लेना चाहिए। और इसके लिए
हम जानते हैं कि वाइल्ड कंसल्टेशन और समय की भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और ये ज़रूरी है कि समय रहेगा तो ही कंसल्ट हो पाएगा किसी भी विशेष मुद्दों पे। तो आज हमने 2 आर्टिकल और एक इंडिया जनरलाइजेशन पे महत्वपूर्ण चर्चाएँ की, इनको समझा और इनको तैयार किया। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, रीडिंग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे सेम टाइम पे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।